हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 76 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 77 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 76 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 77। ये देखिए, ये परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर है वो रहने वाला है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वो है 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 1,070 किलोमीटर है वो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? बताइए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों देखिए, कोटा से गुजरता है, सवाई माधोपुर से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, लेकिन भीलवाड़ा से नहीं गुजरता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कांतली है, कांकनी है, मेंढा है, ये तीनों नदियां हैं। ये दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियां हैं, लेकिन डाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों सभी को पता होगा मेजा बांध है वो कहाँ पर है। ये भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों वो है 888। कितना है? 888। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो दोस्तों NH 71B। NH 71B ये पुराना नाम है, इसका नया नाम है वो है दोस्तों NH 909 919। ठीक है, NH 919 ये इसका नया नाम है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 4.7 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। राजस्थान में यूरेनियम निष्पेक्ष निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। तो दोस्तों बताइए, यूरेनियम का उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है? तो ये होता है दोस्तों डूंगरपुर व उदयपुर में। ठीक है, तो यानी कि उदयपुर व डूंगरपुर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, सीमल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये बसंतगढ़ सिरोही में है, बिल्कुल सही बात है। भवाल माता का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों भवाल ग्राम मेड़ता नागौर में ये मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। केवाई माता का मंदिर है वो किणसरिया परबतसर नागौर में है, बिल्कुल सही बात है। बिरवड़ी माता का मंदिर है वो दोस्तों भीलवाड़ा, गलत हो जाएगा। बिरवड़ी माता का दोस्तों अन्य नाम बायन माता भी है और ये मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रह किया जाता है? राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रह किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पोंग बांध में। कौन से बांध में? पोंग बांध में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही।
10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं हैं और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र स्थल है। देखिए बताइए इनका संबंध है वो कौन से स्थल से है? लक्ष्मी देवी आचार्य। दोस्तों लक्ष्मी देवी आचार्य का जो संबंध है वो बीकानेर से है। कालीबाई का संबंध रास्तापाल कांड, नाम तो सुना ही होगा, डूंगरपुर से इनका संबंध है। नारायणी देवी वर्मा, इनका संबंध दोस्तों उदयपुर से है। और सीता देवी का संबंध है वो दोस्तों नीमूचना से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सारे के सारे दोस्तों ये पहले से ही सही सम्मिलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वदेशी प्रजाति के गोवंश की प्रजाति सुधार केंद्रों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ स्वदेशी प्रजाति है गोवंश की, यानी कि गाय की प्रजाति है और उनकी नस्ल के सुधार के लिए दोस्तों केंद्र बनाए गए हैं। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए यहाँ पे किशनगढ़ में दोस्तों गिर जो गाय है, गिर नस्ल के सुधार केंद्र है दोस्तों वहां पर, ठीक है, किशनगढ़ में। सांचौर में दोस्तों कांकरेज नस्ल सुधार केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। चोटन में थारपारकर नस्ल सुधार केंद्र है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अनूपगढ़ में दोस्तों यहाँ पे मालवी दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। अनूपगढ़ में दोस्तों राठी नस्ल सुधार केंद्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जिले में स्थित है। बताइए शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों 12 में है, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर देखिए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, गलत हो जाएगा। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों भैंसरोडगढ़ का। तो यहाँ पर इसमें चित्तौड़गढ़, ठीक है। नारगढ़ है ये दोस्तों जयपुर में है और बंदबारेठा भरतपुर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों पर्वत चोटी है, दूसरी तरफ ऊंचाई दे रखी है, अपने को सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। और खो की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों खो पर्वत की ऊंचाई है वो 920 मीटर है। कितनी है? 920 मीटर। और बैराज पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 792 मीटर है और बैराट की ऊंचाई है वो दोस्तों 704 मीटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143। 2143 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2143। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जीरा, ठीक है दोस्तों। जीरा आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी गेहूं, दालें और चावल है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। वह जिला युग्म जिसमें लाल और पीली मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर और सिरोही में लाल व पीली मिट्टी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगमरमर है, दूसरी तरफ स्थान है, अपने को बताना है कि कौन सा संगमरमर कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर देखिए सफेद मार्बल है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मकराना नागौर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। काला हरा मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है? काला हरा मार्बल, तो दोस्तों ये डूंगरपुर कोटा में पाया जाता है दोस्तों काला हरा मार्बल। और काला मार्बल कहाँ पाया जाता है? दोस्तों काला मार्बल है ये दोस्तों आंधी जयपुर में पाया जाता है। और लाल मार्बल है ये दोस्तों धौलपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना सी नंबर का ऑप्शन है, 1 2 4 3, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वे स्थल जो रामसर
कन्वेंशन संधि के तहत संरक्षित है? बताइए, राजस्थान में दो ही स्थान है जो रामसर कन्वेंशन संधि के तहत संरक्षित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कितने कूट भाषा में उत्तर देना है अपने को, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक तो अपनी सांबर झील है, ठीक है, और एक गना पक्षी विहार भरतपुर, जिसको अपन केवला देव के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों है, ये दोस्तों रामसर कन्वेंशन संधि के तहत संरक्षित है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 3 है वो इसमें क्या है, सत्य है, बाकी इसमें गलत दे रखे सारे। 1 और 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 व 3 सही है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मलिक तालाब, राजबाग, गिलाई सागर, मानसरोवर व लाहापुर नामक झीलें किस अभ्यारण्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मलिक तालाब, राजबाग, गिलाई सागर, मानसरोवर व लाहापुर नामक झीलें किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में स्थित है ये? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये रणथंभौर में है। कहां पर है? रणथंभौर अभ्यारण्य में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, इन्हें क्या कहते हैं? थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रन बोलते हैं, रन बोलते हैं, रन या टाट, ठीक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, मुराघाट दर्रा स्थित है। तो दोस्तों बताइए कौन सी अरावली में मुराघाट दर्रा स्थित है? तो सर्वाधिक दर्रे हैं वो दोस्तों मध्य अरावली में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अरावली। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 20 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान भूगोल के मैंने करवाए हैं। अब अपन दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के भाग 2 में 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं दोस्तों। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं दोस्तों। साथ ही मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक चैनल से भी जरूर जुड़े और मोमल क्लासेज से भी जरूर जुड़े। वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? बताइए कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। 22 नंबर का प्रश्न है, 1905 में जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की? 1905 में जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वर्तमान पाठशाला की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? तो ये अर्जुन लाल सेठी ने की थी दोस्तों, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य यानी कि नृत्य शैली नहीं है? बताइए कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य यानी कि नृत्य शैली नहीं है? देखिए स्वांग है राजस्थान में, बिल्कुल है, रम्मत शैली भी है, ख्याल शैली भी है, लेकिन ढांडी शैली नहीं है दोस्तों। ये ढांडी शैली है, ये पंजाब के क्षेत्र में दोस्तों ये प्रचलित है, ये ठीक है, लोक नृत्य शैली है, लोक नाट्य शैली। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य यंत्र है? बताइए कौन सा तत्वाद्य यंत्र है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। तत्वाद्य यंत्र के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जंतर। जंतर है वो दोस्तों क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन, तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, ये ट्रेंच कमीशन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर का प्रश्न है, अलवर जिले के बहरोड व या अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए
बैरोड व मुंडावर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अहिरवाटी वो भाषा है वो बोली जाती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ प्रथम अध्यक्ष है। एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ प्रथम अध्यक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। सिरोही प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों गोकुलबाई भट्ट। कौन थे? गोकुलबाई भट्ट। और झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मांगीलाल भव्य। और कुशलगढ़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर का ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, सटका कहाँ पहना जाता है? बताइए, सटका आभूषण है वो दोस्तों कहाँ पहना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कमर का आभूषण है दोस्तों, ये सटका। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों बताइए, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है वो कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक है, वो किसान आंदोलन के जनक है वो माने जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, मीणा जाति के लोक देवता है। तो दोस्तों मीणा जाति के लोक देवता है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा है ये मीणा जाति के लोक देवता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, नारायणी माता का मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, ये अलवर में है दोस्तों। काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ये नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ये अलवर में है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ है यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, एक तरफ शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ है यहाँ पर दोस्तों उनका अर्थ क्या है? उनका अर्थ क्या है वो अपने को बताना है। ठीक है, देखिए मौसर, मौसर किसको बोलते हैं? तो ये मृत्यु भोज को बोलते हैं। ठीक है, कुमकुम किसको बोलते हैं? कुमकुम दोस्तों विवाह को बोलते हैं। कुमकुम किसको बोलते हैं? विवाह को बोलते हैं। नाता किसको बोलते हैं? नाता बोलते हैं विधवा स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ विवाह को नाता प्रथा कहते हैं। सूतक किसको बोलते हैं? सूतक बोलते हैं दोस्तों संतान जन्म का ऐसोच होता है वो होता है दोस्तों सूतक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 के कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? बताइए, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना है वो किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें परशुराम देव ने की थी दोस्तों। ठीक है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो परशुराम देव ने की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों देखिए, काबुल का सूबेदार बनाया गया था, बिहार का बनाया गया था, बंगाल का बनाया गया था, लेकिन गुजरात का नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ये थी अर्थुणा। ये अर्थुणा है। ठीक है, अर्थुणा या आर्थुणा आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्थुणा। नेक्स्ट आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बताइए, राव मालदेव की छतरी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? बताइए, लोक देवता गोगा जी
डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों ये समकालीन थे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कमला स्वाधीन। कमला स्वाधीन, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमला स्वाधीन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पर है 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा से संबंध नहीं रखता? यानी कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन से व्यक्ति का संबंध नहीं है? देखिए अमलानंद घोष ने तो दोस्तों इसकी खोज की थी, बीबी लाल और बीके थापर ने भी दोस्तों इसमें उत्खनन कार्य किया था, लेकिन दयाराम साहनी ने दोस्तों बैराट सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी का संबंध है वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं है संबंध। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, मानचरित्र के लेखक हैं दोस्तों, मानचरित्र के लेखक हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों मुरारी दास। कौन है? मुरारी दास। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो करवा रहा हूँ। बिल्कुल आपको मेरे साथ में चलना है और टेस्ट आपको पूरा देना है। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो दोस्तों न्यायपालिका है वो संविधान की व्याख्या करता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था दोस्तों 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, यानी कि मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री जब चाहे उसको हटा सकता है, जब चाहे किसी की भी नियुक्ति कर सकता है मुख्य सचिव के रूप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? यहां पर देखिए दोस्तों इसमें भू राजस्व का एकत्रीकरण ये कलेक्टर का कार्य है, कानून व्यवस्था का रखरखाव ये भी कलेक्टर का है, आयकर का एकत्रीकरण ये कलेक्टर का कार्य नहीं है, भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी कलेक्टर का कार्य है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर है वो कहलाता है। यहां पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए भाग 4 में अब अपन भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अधीनस्थ न्यायालय किस श्रेणी में नहीं आता है? अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन सा न्यायालय या कौन सा मंडल है वो नहीं आता? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में सत्र न्यायालय आता है, मुंसिफ न्यायालय आता है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत आती है, लेकिन राजस्व मंडल है वो इसमें नहीं आता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, 1952 में राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या कितनी थी? 1952 के बारे में पूछा गया है दोस्तों। 1952 में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी थी? 160 थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संसद में शामिल है। बताइए संसद किससे मिलकर बनती है? तो दोस्तों संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है?
तो दोस्तों ये जो अधिकार की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो ये होता है राज्य और संघ के पास, राज्य और संघ के पास। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, भारत में जिला कलेक्टर का पद कब व किसने सर्जित किया? भारत में जिला कलेक्टर का पद कब व किसने सर्जित किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पद है वो सर्जित किया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मनुष्य। मनुष्य में पाया जाता है दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फीमर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, पानी में डूबी परखनली का चमकना, मृग मरीचिका का दिखाई देना, प्रकाश तंतु, ये तीनों है ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तो दोस्तों ये बताइए किसका उदाहरण है? तो ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए इसमें 56 नंबर का प्रश्न है, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर आदि किस्मों का संबंध किस फसल से है? वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर आदि किस्मों का संबंध किस फसल से है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कपास से। ये कपास की किस्में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति विशेष को व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति विशेष को व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजेश भारद्वाज। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति का 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाने के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति का 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाने के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रामनाथ चौधरी, सॉरी रामनाथ नहीं, वीके जैन। ठीक है दोस्तों, वीके जैन इन्होंने 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाए जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है वो दर्ज किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन हेतु कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया? राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन हेतु कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है मदन दिलावर को। किसको? मदन दिलावर को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस नृत्यांगना को जयपुर कथक केंद्र का सचिव नियुक्त किया गया है? राजस्थान की किस नृत्यांगना को जयपुर कथक केंद्र का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है श्रुति शर्मा को। किसे? श्रुति शर्मा को दोस्तों जयपुर कथक केंद्र का सचिव है वो नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 7 के अंदर
करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, भारतीय करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें ही देखने को मिलेंगी, अदर कोई भी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। देखिए, अब अपन इसमें भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू हुआ? 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? बताइए। वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध है वो दोस्तों कन्नड़ भाषा से है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कन्नड़ भाषा से। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर 5वां हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? भारत ने किसे हराकर 5वां हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? तो ये पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है, सॉरी, भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर 5वां हॉकी पुरुष जूनियर कप। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर जीता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया था? किसने किया है? दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है चीन ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चीन ने किया है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कौन सा? बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल दोस्तों शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने घोषित किया दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 8 में कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रलेखों का संग्रहण, इन सभी के लिए दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और किसके पदों में मापा जाता है? प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और किसके पदों में मापा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बफर साइज के पदों में मापा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, सॉरी नहीं, बफर साइज नहीं आएगा, इसमें रेजोल्यूशन आएगा, रिजोल्यूशन आएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। तो दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है दोस्तों क्लिप आर्ट। क्या है? क्लिप आर्ट। तो यहाँ पर ये क्लिप आर्ट में दोस्तों पहले से ही इमेज है वो होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो है दोस्तों इसमें प्रोटोकॉल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोकॉल। अब दोस्तों अपन है वो भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये 70 प्रश्न है वो जीके के पूछे जाएंगे परीक्षा में, 20 प्रश्न है हिंदी व्याकरण के, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न है वो दोस्तों मैथ से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, और आरएस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको सुबह 8 बजे है वो ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है, लेकिन मिठाई, मिठाई है वो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाव का भाव नहीं आ रहा दोस्तों मिठाई में। ठीक है, आगे देखिए इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो दोस्तों हम, वह, तुम, ये तीनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, संसार और बुद्धि शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनेंगे। संसार और बुद्धि शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनेंगे। तो देखिए संसार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा, और बुद्धि में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बौद्धिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सांसारिक और बौद्धिक। ठीक है, आगे देखिए किस वाक्य में खेलना क्रिया का सकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में खेलना क्रिया का सकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रमेश खेल देखता है। रमेश खेल देखता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो दोस्तों ये विदेशी शब्द है दोस्तों पुलिस। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है अत्याचार। कौन सा है? अत्याचार। अति प्लस आ प्लस चार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, लेखिका शब्द में प्रत्यय है। लेखिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों लेखक प्लस इका, लेखक प्लस इका। तो इसमें इका है वो क्या है? प्रत्यय है। बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, तो दोस्तों देखिए बुलावा में है, दिखावा में है, चढ़ावा में है, लेकिन यहाँ पे लावा, लावा में दोस्तों प्रत्यय नहीं है। ठीक है, आवा प्रत्यय नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है वो नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रिजु का विलोम हो जाएगा वक्र, सघन का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए सघन का विरल दे रखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सघन का विरल बिल्कुल सही है। और संग्रह का परिग्रह, संग्रह का परिग्रह गलत हो जाएगा इसमें दोस्तों। संग्रह का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वितरण। क्या हो जाएगा? वितरण हो जाएगा। ठीक है, या फैलाव भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। सम्मुख का विमुख हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये गलत दे रखा था सी नंबर ऑप्शन में, ये अपना सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तरायण शब्द का दोस्तों सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्लस अयन, अयन हो जाएगा, उत्तर प्लस अयन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक कौन सी संधि है इसमें? तो दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यरलव के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आया है, तो ये नियम है वो यण संधि का है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशुद्ध शब्द इसमें मुनिगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनिगन। ये जो न के ऊपर जो मात्रा है
वो दोस्तों ये छोटी मात्रा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही पदक्रम किसका है? सही पदक्रम किसका है वो बताना है। तो दोस्तों देखिए, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, ठीक है। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, ये पदक्रम है वो सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो दोस्तों मारुत अनिल समीर, ठीक है, मारुत अनिल समीर ये परस्पर पर्यायवाची है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार कौन सा है? बताइए, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अस्त्र। आगे देखिए, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। दाल में काला होना यानी कि गड़बड़ होना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर तो उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो दोस्तों इसका भावार्थ हो जाएगा, अपराधी कोई और दंड किसी और को। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है तो उसे कहते हैं, क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों काल। क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, वीजा के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, वीजा के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें पारपत्र। कौन सा है? पारपत्र, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको परिपत्र ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों, अब अपन भाग 10 के अंदर, भाग 10 के अंदर दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 91 और 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो खालिस्तान अपने को क्या करना है? भरना है। देखिए, आई टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड, बताइए क्या आएगा? अब यहाँ पे लास्ट वीक दिया गया है तो ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा दोस्तों? पास्ट सिंपल में वर्ब के साथ में दोस्तों सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इसमें भी दोस्तों अपने को खालिस्तान बनना है। इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई राजगोपालाचारी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस, बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाई एक्सप्लेन वाई राजगोपालाचारी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस। तो यहाँ पर इसमें इज का प्रयोग होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो change into the passive voice by selecting the correct alternative. The principal has granted him a scholarship. The principal has granted him a scholarship. तो दोस्तों इसका देखिए, अपने को इसमें क्या पूछा है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपने को पैसिव वॉइस बनाना है। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है,
चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, टेक कंप्लीट रेस्ट, रेस्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो यहाँ पर इसमें डॉक्टर तो एडवाइस ही देगा पेशेंट को, तो यहाँ पर सेड टू का क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बनाना है। तो दोस्तों सेंटेंस देखिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस दोस्तों फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें वाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए यहाँ पे 96 और 96 से लेके 98 तक अपने को वही खालिस्तान है वो बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन ओवर विलेज। तो बताइए क्या आएगा खालिस्तान में। देखिए ओनली डेंटिस्ट से पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि यह व्यक्ति विशेष को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर इसमें द आएगा, इसमें द ओनली डेंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड incarnates himself in times of trouble। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गीता का से दोस्तों एक विशेष ग्रंथ से है, ठीक है। तो यहाँ पे गीता से पहले दोस्तों द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल द कंट्री। बताइए तो दोस्तों इसमें आएगा ओवर द कंट्री आएगा, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 99 और 100 ये दो प्रश्न है, इनका उत्तर दोस्तों अपने को देखिए, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यानी कि अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडरलाइन का पार्ट मिलेगा, ठीक है। और अपने को यहाँ पर बताना है कि उस अंडरलाइन पार्ट का सही है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे घाना 99 नंबर का प्रश्न है, घाना, नाइजीरिया एंड जम्बिया each have parts to play in the development of Africa। तो यहाँ पे हैव है वो अंडरलाइन में दे रखा है, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैव की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हैव की जगह हैज आएगा, क्या आएगा, हैज। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। तो दोस्तों यहाँ पे सेंड देयर दे रखा है, ठीक है। तो इसका सही पार्ट है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सेंट हिज का प्रयोग होगा दोस्तों, सेंट हिज का, क्योंकि वाक्य है वो पास्ट में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेंट हिज। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यदि तुम निश्चय कर लो तुम यह कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो है इसमें टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंधित नहीं है? यानी कि डेपुटेशन का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, प्रतिनियुक्ति होता है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है, शिष्ट मंडल भी होता है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति है वो नहीं होता डेपुटेशन का। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए देखिए रिम्ब्यूज के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा, वो है प्रतिपूर्ति। क्या हो जाएगा? प्रतिपूर्ति। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिपूर्ति। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाउ रिच एंड पावरफुल जॉन वाज, हाउ रिच एंड पावरफुल जॉन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जॉन वाज वेरी रिच एंड पावरफुल। जॉन वाज वेरी रिच एंड पावरफुल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 और 107 दिया गया, 106 और 107 प्रश्न है। ये दिया गया दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विज्ञान और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, डायग्राम को देखकर अपने को उत्तर बताना है। 2011, 2013 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 में विज्ञान, देखिए विज्ञान का दोस्तों पूरा ब्लैक है, ठीक है, और कला का दोस्तों देखिए लाइट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 में 225, ठीक है, 2013 के अंदर 300 और 2015 के अंदर दोस्तों 375। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग देना है, इन तीनों को जोड़ के दोस्तों 3 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? औसत पूछा है ना, विद्यार्थियों की औसत संख्या, तो इसका जो औसत हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 300। कितना हो जाएगा? 300 इसका औसत हो जाएगा। अब आगे देखिए 2011 में कला के विद्यार्थियों, 2011 के अंदर कला के विद्यार्थी कितने हैं? 275। अब 300 में से 275 गए तो 25 बचे। कितने? 25 बचे। तो अपने को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 2011 में कला के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत, यानी कि कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सीधा हो जाएगा भाई 25 का अंतर है, तो 25 बटे 275 इंटू 100 कर लीजिए, बस इसको काटना है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 9 सही 1/11% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सी नंबर का जो ऑप्शन है वो कर लेना, इसमें ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया, 9 सही 1/11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 और 2015 में विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2012 और 2015 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या में से क्या अनुपात है? भाई 2011 और 15 में विज्ञान, 2011 में विज्ञान है 225 प्लस, और 2015 में विज्ञान कितना है दोस्तों? 375 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। अब आगे देखिए 2012 और 2015 में, 2012 और 2015 में क्या पूछा है? कला में 2012 के अंदर 325 है, 325 प्लस 2015 में, 2015 में भी दोस्तों 325 है, तो 325 और 325 कितने होते हैं? तो दोस्तों 650।
अब अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालोगे तो दोस्तों देखिए, एक तरफ तो 600 है और एक तरफ 650 है। तो यहाँ पर है 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 5 से कट रहा है ना ये, तो ये 5 से दोस्तों 13 बार कट गया और ये कट गया दोस्तों 12 बार। तो यहाँ पे 12:13 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है, जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। तो सीधा सा है भाई, 9 रुपए की हानि हुई है। यानी कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 3% की हानि है तो 97% है ये 291, तो 100% कितना होगा? तो ये भी आप निकाल सकते हैं। इसको निकालना चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी। देखिए, यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पूछा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 291 बटे 97 है, ठीक है। ये 97 ही प्रतिशत है, इंटू इसका 108% निकाल लीजिए, इंटू 108। तो ये अपना वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना। अब आप इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 324। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ए, बी और सी एक काम को 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ा हो तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया? काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया वो बताना है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 42, 84 और 28 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये इसमें 84 आ जाएगा, ठीक है भाई। 84 आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं 42 में 84 में 42 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 84 में 84 का भाग गया 1 बार और 28 का 84 में भाग गया 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 3 आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, तो यानी कि इन्हें 3 दिन तक तो काम किया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। यहाँ पे 2 2 दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, बी उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसमें शामिल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 6। और शेष कार्य अपने को निकालना है, तो 84 माइनस 6 कर लीजिए, तो कितना बचा? 72। ये दोस्तों शेष कार्य हो गया। अब शेष कार्य को करने में एबीसी को लगा समय, तो दोस्तों यहाँ पर है वही 2 1 3 तो दे ही रखा है यहाँ पे, तो 72 बटे 2 प्लस 1 प्लस 3, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो 72 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो दोस्तों यहाँ पर 12 तो आ गया, इसमें शेष कार्य को करने में जो समय लगा है वो तीनों के द्वारा। अब ए ने कुल कितने दिन काम किया? तो दोस्तों इसमें 5 दिन तो पहले ही काम कर लिया था, तो 12 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 17 दिन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ धन को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा। अगर यह 3 साल के लिए 3% अधिक दर पर होता तो इससे 72 रुपए और मिलते। यदि धन ब्याज का ब्याज दर का 80 गुना है तो वार्षिक दर है। यदि धन ब्याज का 80 गुना है तो वार्षिक दर है। तो दोस्तों वार्षिक दर यहाँ पर देखिए, माना कि दोस्तों दर है वो 8% है, मूलधन है वो दोस्तों कितना है? 80 गुना है, तो यहाँ पे 80 आर कर लेना। तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, 2 स्थिति अपने को इसमें ब्याज की अर्जित करनी है। तो दोस्तों ये समीकरण से 16 हो गए। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन उठा के भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पे 6% इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6%, ठीक है।
वार्षिक दर है वो 6% है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो वे फिर एक साथ कब बजेगी? तो दोस्तों सीधा सा है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 12, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। ठीक है, तो ये 300 क्या है? मिनट है। ठीक है, अब 300 मिनट का मतलब कितने हो गए? तो दोस्तों 5 घंटे हो गए। ठीक है, अब 8 में 5 जोड़ दीजिए। 8 में 5 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 पीएम। नेक्स्ट आगे देखिए, एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराए के सामान, कपड़े और शिक्षा पर, यानी कि मासिक आय का 60% किराने का सामान, कपड़े और शिक्षा पर क्रमशः 5:7:10 के अनुपात में खर्च करती है। यदि किराने के सामान पर खर्च की गई राशि 15,000 रुपए है तो उसकी मासिक आय रुपए में है। अब देखिए सीधा सा है भाई, एक गृहिणी की मासिक आय का 60% है वो किराने के सामान, कपड़े और शिक्षा पर क्रमशः 5:7:10 के अनुपात में खर्च करती है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, 5 और 7 12, 12 और 10 कितने होते हैं? 22। अब दोस्तों यहां पर देखिए भाई, क्या पूछा गया कि यदि किराने के सामान पर खर्च की गई राशि 15,000 है, तो यानी कि ये 5% है। ठीक है, सॉरी ये 5 अनुपात है। ये दोस्तों कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। तो दोस्तों अब अपने को यहाँ पर देखिए 5x जो 15,000 के बराबर है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 22x। 22x बराबर दोस्तों 22x इंटू 15,000 बटे दोस्तों 5x। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 66,000 आ जाएगा। कितना? 66,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 66,000 रुपए 60% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा? तो दोस्तों 100% के बराबर है वो 1,10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल चलने और सवारी से वापस जाने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। वह दोनों ओर पैदल चलकर जाने में 2 घंटे अधिक लेता। दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे लगने वाला समय कितना है? बताइए दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक व्यक्ति निश्चित स्थान तक पैदल चलने और सवारी से वापस जाने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। वह दोनों ओर पैदल चलकर जाने में 2 घंटे अधिक लेता है। तो दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे लगने वाला समय कितना होगा? तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो जाएगा। मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए समान मूल्य वाली वस्तु पर 32% की छूट या 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के साथ दोनों की बिक्री मूल्य का योग 1211 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो दोस्तों इसको आप ऐसे कर सकते हैं भाई, इसमें 32% की छूट। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 20% और 12% की दो कर्मिक छूट भी दे रखी है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, x इंटू 100 - 32 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 68। तो 68 बटे 100 प्लस 100 - 20 यानी कि दोस्तों 80 बटे 100 इंटू 100 - 12 कितना हो जाएगा? 88। तो यहाँ पे 88 बटे 100 बराबर दोस्तों 1211। बस इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इनको मल्टीप्लाई करके काटोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? तो ये x
एक्स इंटू दोस्तों 68/100 प्लस 352/500, ठीक है, बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1211। बस अब इसको काट लीजिए दोस्तों। 692/500 बराबर 1211, तो यहाँ पर अंकित मूल्य आ जाएगा कितना, 875। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक तौलिए को जब प्रक्षालित किया जाता है तो उसकी लंबाई का 25% और चौड़ाई का 15% कम हो जाता है। क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसकी लंबाई का 25% और चौड़ाई का 15% कम हो जाता है। कम हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे -25 -15 प्लस -25 -15/100, बस इसको काटना है। तो दोस्तों 25 और 15 कितने होते हैं, 40। तो यहाँ पर -40 प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए -25 और -15/100, तो यहाँ पर इसको आप काटोगे तो 3.75 आ जाएगा। तो यहाँ पे 36.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप काटोगे माइनस करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 36.25 इसका सही उत्तर, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पर 116 नंबर का प्रश्न। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 2272, 15,272 और 23,256 मत प्राप्त हुए। सभी मतदाता वैध वोट हैं। न्यूनतम मतों वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, निकटतम प्राकृतिक संख्या के लिए सही। दोस्तों सीधा सा हो जाएगा भाई, तीनों को जोड़ दीजिए, 2275, 15,272 और 23,256। इन तीनों को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 40,800, ठीक है। यानी कि कुल मत कितने हो गए, 40,800। अब सबसे कम के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे 2275 बटे 40,800 इंटू 100 कर लीजिए। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 2275 में 408 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये 5.57% के पास आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पे निकटतम प्राकृतिक संख्या के लिए सही, तो यहाँ पर 6% इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 7,500 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद बढ़कर 8,748 रुपए हो जाती है। पहले की ब्याज दर की दोगुनी दर से देखिए, से थोड़ा सा सही से टाइप है वो इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को, ये 435 है वो, इसमें इस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है। एक सोफा सेट को 25,000 रुपए में और एक टेबल को 5,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को पूरे लेन देन पर 10% का लाभ होता है। हालांकि यदि वह सोफा सेट को 22,500 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो टेबल की मूल लागत क्या है, तो टेबल की मूल लागत है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 10% लाभ पर दोस्तों ये बेचा है, तो सीधा सा हो जाएगा 25,800। 25,800 में दोस्तों ये 5,000 रुपए और जोड़ दीजिए एक टेबल के, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 30,800, ठीक है। ये 30,800 है, ये किसके बराबर है, तो ये 110% के बराबर है, क्योंकि इसमें 10% का लाभ भी है वो जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मूल लागत निकालनी है, तो दोस्तों 30,800 इंटू 100/110, ये मूल लागत आ जाएगी कितनी, 28,000। मूल लागत है वो कितनी आ गई, 28,000। अब 5% की हानि, दोस्तों 5% की हानि निकालनी है, तो सीधा सा हो जाएगा 28,000 इंटू 95/100, तो कितना जाएगा 26,600। ये 26,600 में से दोस्तों 22,500 घटा दीजिए, कितना आएगा 4,100 रुपए। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
119 नंबर का प्रश्न है, 17 संख्याओं का औसत 15 है। तो दोस्तों 17 इंटू 15 कर लीजिए। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 255। पहली 9 संख्याओं का औसत 14 है, तो 9 इंटू 14 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 126। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 16 है, तो 9 इंटू 16 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। अब दोस्तों सीधा सा अपने को यहाँ पे क्या करना है, 255 में से 126 प्लस 144 ये घटा दीजिए। तो दोस्तों 126 और 144 हैं, वो कितने होते हैं, तो ये होते हैं 270। 270 यानी कि 270 में से 255 गए तो कितने बचे, तो 15। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रवीना और करिश्मा ने मिलकर एक साथ व्यापार का शुभारंभ किया। उस व्यापार में रवीना की पूंजी 10,000 रुपए तथा करिश्मा की पूंजी 14,000 रुपए थी। एक वर्ष के पश्चात उस व्यापार में 8,400 रुपए का लाभ हुआ, तो उसमें करिश्मा को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो भाई सीधा सा है, भाई इसने 10,000 रुपए लगाए, इसने 14,000 रुपए लगाए, तो इनका अनुपात निकाल लीजिए। इनका अपने को क्या करना है, अनुपात निकाल लीजिए। तो दोस्तों इनका अनुपात 10,000, एक का तो है दोस्तों 10,000, एक का है इसमें 14,000, तो इसको आप काटोगे तो दोस्तों 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो कट गई। अब अपने पास बचे 10 और 14, 2 से कट रहे हैं, तो ये 5 बार और ये 7 बार, यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया, 5:7। कुल लाभ दोस्तों यहाँ पे 8,400 दे रखा है। तो सीधा सा हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है, करिश्मा को कितनी राशि प्राप्त होगी। करिश्मा को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो इनका अनुपात निकला था दोस्तों, करिश्मा करिश्मा का 7 अनुपात था, तो यहाँ पे 7 बटे अनुपातों का योग कितना था, 5 और 7 12। तो यहाँ पे 12 इंटू 8400, बस काट लीजिए इसको, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 7 इंटू 700 कितने हो जाएंगे, गुणन 400। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।